हेलो कॉम्पिटिटर्स। रीट राजस्थान की अभी आने वाले दिनों की एक बड़े एग्ज़ाम के तौर पर प्रस्तावित है। सी टेट और यूपी टेट, इसके साथ में विभिन्न प्रकार के टेट एग्ज़ाम में शिक्षण विधियों का अपना एक महत्व है और हम इसी की कड़ी में शिक्षण विधियों से संबंधित वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं केकेएम ई लर्निंग के माध्यम से। शिक्षण विधियों के अंतर्गत सबसे पहले हम आपको वाकिफ करवाएंगे शिक्षण उद्देश्य से। सबसे पहले तो मैं आ जाऊँ शिक्षण विधियाँ। शिक्षक के द्वारा अपनाई जाने वाली वो विधि जिससे वह शिक्षार्थी को शिक्षण उपलब्ध करवाता है या शिक्षण करवाता है, वह रही। इसके अतिरिक्त जब कोई शिक्षक शिक्षण करवाता है तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है। शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य के आधार पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो होंगे शिक्षार्थी में, दोनों को मिलकर पाठ्य विसूचन के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो शिक्षण उद्देश्य व शिक्षण विधियाँ रही हैं, शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो शिक्षण उद्देश्य रहे हैं, उनको सबसे पहले ब्लूम ने इसका पक्ष रखा, जबकि मॉरिसन व्यवस्था व तुलना के स्थान पर शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्नों को रखने में ज़्यादा दिलचस्पी ली उन्होंने। शिक्षण उद्देश्य का महत्व शिक्षण विधि में सबसे ज़्यादा है। शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ये पाठ्य विसूचन के नाम से जाने जाएंगे, ये हमने आपको बता दिया। शिक्षण उद्देश्य के लक्ष्य जो है मेनली वो जो क्लासिफाइड किए गए हैं या वर्गीकृत किए गए हैं वो 3 भागों में हैं। पहला है आपके ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य बीएस ब्लूम साहब ने बताया 1956 में, भावात्मक करथवाल लेकर आए 1964 में, और क्रियात्मक सिम्पसन लेकर आया 1969 के अंदर। और इन सब उद्देश्य की प्राप्ति हो, इस आधार पर अलग अलग पक्ष रखा गया। मैं सबसे पहले आपको इसके ज्ञानात्मक पहलू से जोड़ूंगा, और ज्ञानात्मक पहलू की जब हम चर्चा करते हैं तो ये शिक्षण उद्देश्य क्या क्या थे उसको हम एक एक करके समझते चल रहे हैं। सबसे पहले इसका पक्ष था ज्ञान। ज्ञान को 2 भागों में बांटा, एक प्रत्यास्मरण और दूसरा प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण से तात्पर्य है यदि आप किसी विषय वस्तु को पढ़ने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड तथ्य, अवयव, चिन्ह, प्रतीक या पहचान आपको हो, ये प्रत्यास्मरण है। और उस विषय वस्तु से संबंधित परिभाषा का ज्ञान, उसके नियम का ज्ञान, उनके सिद्धांतों का ज्ञान, उससे संबंधित सूत्र का ज्ञान और क्रियाविधि का ज्ञान, ये प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत आता है। जब शिक्षक शिक्षार्थी से मिलता है कक्षा के अंदर, तो उसका जो ज्ञान का प्रारंभन है वो प्रत्यास्मरण से ही होगा। प्रत्यास्मरण से किस तरह से है, एक साधारण सा उदाहरण समझिए। अगर मैं तिरंगे का चित्र प्रस्तुत करता हूँ किसी क्लास के अंदर, तो निश्चित तौर पे विद्यार्थी उससे इतना तो समझ ही जाएगा कि ये तिरंगा है और हमारा राष्ट्र ध्वज है, नेशनल फ्लैग है। ये उसका प्रत्यास्मरण हुआ। प्रत्याभिज्ञान, अगर मैं किसी चित्र को बोर्ड पे बना दूं, बोर्ड पे मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया। अब समकोण त्रिभुज की पहचान और समकोण त्रिभुज की परिभाषा, समकोण त्रिभुज का नियम है, उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो अगर ये नियम विद्यार्थी जान रहा है, शिक्षार्थी जान रहा है, तो ये उसका प्रत्याभिज्ञान होगा। दूसरा बिंदु है इसका अवबोध। अवबोध के अंदर
क्या क्या होंगे। और ये जितने भी बिंदु मैं आपको बताता चल रहा हूँ शिक्षण उद्देश्य के, याद रखिएगा जब प्रश्न पत्र निर्माण होता है, अगर आपकी पकड़ इन शिक्षण उद्देश्यों पर बड़ी अच्छी है तो निश्चित तौर पर ये मेरा वादा है आपसे कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र निर्माण जो किया जाएगा वो उतना ही बेहतर प्रभावशाली होगा। अवबोध के अंतर्गत अंतर करना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विद्यार्थी अंतर कर रहा है, इसका मतलब कोशिका से संबंधित अवबोध उसको है। तुलना करना, किसी एक से दूसरे की संबंध स्थापित करना, वर्गीकरण करना, संग्रह करना, सूची बनाना। आप कोई विषय वस्तु दे दीजिए, उस पर एक सूची का निर्माण करना है। कोई प्रोजेक्ट का उसको आधार दे दीजिए, वो सूची बनाने में यदि सक्षम है तो उसको अवबोध है। व्याख्या करना, विश्लेषण करना, उदाहरण देना, अनुमान लगाना और त्रुटि का पता लगाना। याद रखिएगा, त्रुटि का पता लगाना, त्रुटि का यहाँ पे सुधार नहीं है, करेक्शन नहीं है, केवल फाइंड आउट किया है कि ये प्रॉब्लम है, क्यों है या ये सॉल्व कैसे होगी, ये भी उसको ज्ञान नहीं है। तो ये सब अवबोध की श्रेणी में आएगा। और ये हम किस में पढ़ रहे हैं? शिक्षण उद्देश्यों में। शिक्षण उद्देश्य क्या? जो शिक्षण आप करवा रहे हैं उसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना है। तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाने का जो आपका एम है, लक्ष्य शॉर्ट टर्म का होता है, उद्देश्य जो है वो लॉन्ग टर्म का होता है। तो ये आपको पूरे पाठ्यक्रम संपादन तक इन व्यवहारगत परिवर्तनों को विद्यार्थी में लाना है। अनुप्रयोग, तीसरा बिंदु, प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना, प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना। यदि विद्यार्थी किसी चीज़ को जान रहा है और वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा है तो ये उसका अनुप्रयोग हुआ। एक बच्चा अपनी माताश्री के साथ सब्जी खरीदने के लिए बाजार पहुंच चुका, उसकी माताश्री ने सब्जियां ली और पैसे देती चली गई, सब जहाँ जहाँ से उन्होंने वस्तु ली है। अब दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। एक तो वहाँ पर सब्जी खरीदी गई है, कौन सी सब्जी ली गई है और कितना पैसा दिया गया है। दूसरा है टोटल अमाउंट खर्च हुआ है। अगर विद्यार्थी उस संपूर्ण व्यय को आकलित कर लेता है, ये उसका अनुप्रयोग है, क्योंकि दैनिक जीवन में उसका उपयोग उसने कर लिया है। प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना, संबंधित समस्याओं में उपयोग करना। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और आपने जो सीखा है उसका उपयोग अगर आपने किया है तो वो इसका अनुप्रयोग हुआ। 3D या याद दिला दूँ, वहाँ पर कैमरे को सेट करना था एक निर्धारित मानक पे, और उसको वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करके जो सक्शन पाइप बनाने की प्रक्रिया हुई वो रेंचो ने बना डाली। तो ये अनुप्रयोग था उसका प्रयोग के अंदर, यानी उसने सीखा था और जब जरूरत पड़ी तब उसको आत्मसात भी कर दिया। संबंधित समस्याओं में उपयोग करना, प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना। जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसके आधार पर आप अपना तर्कसंगत निष्कर्ष प्रस्तुत करें। विधि का चयन करना, आपको लक्ष्य अर्जित करना है और उसके लिए कुछ विधियां आप चयन के लिए आपके समक्ष हैं। आप सर्वोपयुक्त विधि यदि चयन करते हैं तो इसका मतलब आप अनुप्रयोग सही जा रहे हैं। प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके उदाहरण देना, अब तक जो आपको ज्ञान हुआ है उसके आधार पर आप विद्यार्थी उदाहरण प्रस्तुत कर दें। आप एक दिन पढ़ाकर आते हैं, दूसरे दिन आप उसका बच्चों से चाहते हैं कि एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से उत्तर मिले, और जो आप
सिखा कर आए थे कक्षा के अंतर्गत, उसके आधार पर विद्यार्थी एक नवीन उदाहरण आपको प्रस्तुत कर दे तो बेहतर है कि उस वहाँ पर ये समझा जाए कि उसने कितना अच्छा अनुप्रयोग किया है। त्रुटि में सुधार करना, मैंने जस्ट दूसरे नंबर अवबोध में बताया था कि त्रुटि का पता लगाना, और यहाँ बता रहा हूँ त्रुटि में सुधार करना। त्रुटि का पता वहाँ लगा चुका था, अब त्रुटि का सुधार कर रहा है, ये अनुप्रयोग है। कौशल, सरलता, शीघ्रता एवं शुद्धता से कार्य करना, ये आपका कौशल होगा। सुंदर चित्र, चार्ट और मॉडल बनाना, ये जो विस्तृत प्रश्न आते हैं जिसमें आपको चित्र बनाना होता है, ये कौशल है। सारणी बनाना, ये कौशल में आएगा। देखो वापस याद दिला दूँ मैं आपको कि वर्गीकरण करना या अंतर करना और सारणी बनाना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आप यहाँ पर तुलना कर रहे थे या वर्गीकरण कर रहे थे, ये अवबोध था, और सारणी प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आपका कौशल है। उपकरणों को व्यवस्थित करना, विज्ञान का विद्यार्थी जब प्रयोगशाला में जाता है तो भौतिक प्रयोगशाला के अंतर्गत या रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत बहुत सारे उपकरण को उसको व्यवस्थित करना होता है, ये उसका कौशल है। एक बार वो दिखेगा, दूसरी बार सीखेगा, तीसरी बार उसको 100% खुद ये करना है। तो जो विद्यार्थी ये सक्षमता से कर जाता है, इसका मतलब उसे कौशल अर्जित हो चुका है और जो शिक्षण उद्देश्य है वो आपका पूर्ण होता है वहाँ पर। प्रयोग को कुशलता के साथ करना, ये उसका कौशल हुआ। ग्राफ बनाना, ग्राफ को पढ़ना और ग्राफ को बनाना। पढ़ने से तात्पर्य ये हुआ कि हमने एक ग्राफ बना लिया, और यदि ग्राफ से रिलेटेड कोई चीज़ पूछे और तात्कालिक कोई डाटा हमसे मांगा जाए, हम उसको बताने में सक्षम हो, तो ये ग्राफ पढ़ना होगा और बेटर तरीके से हम ग्राफ को बना सकें, ये कौशल की प्राप्ति हुई। इन सब शिक्षण उद्देश्यों के बाद आता है अभिरुचि। अभिरुचि के अंतर्गत ये है विद्यार्थी अब जो आप शिक्षण दे रहे हैं उसके प्रति वो पूर्ण रूपेण आपको समर्थन कर रहा है, सीखने की एक ललक उसमें पैदा हो गई है, और ये उसकी अभिरुचि को दर्शाती है, यानी रुचि जागृत हुई है। और जब विद्यार्थी की रुचि जागृत हुई है तो ये आपको कैसे पता चलेगा, वो अधिकाधिक प्रश्न पूछना शुरू कर देगा। जिज्ञासा प्रवृत्ति उसकी विकसित होती है, और जब जिज्ञासा विकसित होती है तो स्वाभाविक है कि वह सवाल पूछने का जो क्रम है वो बढ़ जाता है। कमज़ोर विद्यार्थियों की मदद करने लगता है, यानी बहुत से सवाल वो बहुत से विषय वस्तु को समझने लग जाता है। और जब विद्यार्थी, दूसरे विद्यार्थी, उसी की कक्षा के विद्यार्थी जब उसी क्षेत्र में अपने आप को समस्या में घिरा हुआ पाते हैं, तो वो शिक्षक तक पहुंचने देने से पहले स्वयं आगे बढ़कर उनकी पूरी करता है और उनको उस विषय वस्तु को समझने में उनकी पूरी सहायता करेगा। नवीन साहित्य को पढ़ना, क्योंकि उसको ज्ञान मिल रहा है, अब वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ और नवीन साहित्य के साथ मैं जोड़ दूं कि रेफरेंस बुकें भी पढ़ सकता है वो। पुस्तकालय और वाचनालय में जाकर अध्ययन करना, ये बिंदु आ गया। पुस्तकालय में जब विद्यार्थी जाएगा या वाचनालय में रीडिंग रूम में जाकर बैठेगा तो निश्चित तौर पे वो अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जो बिंदु हैं उनसे रिलेटेड जो बुक्स होंगी वहाँ पे अवेलेबल, जो रेफरेंस बुक हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करेगा, उनके चित्रों को वहाँ से देखेगा और सरलता मिलने पर उनको अपने नोट्स में शामिल करेगा। विद्यार्थी के मध्य मधुर संबंध स्थापित होना, ये अभिरुचि का लक्षण होगा। अध्यापक विद्यार्थी के बीच मधुर संबंध स्थापित होना, ये भी अभिरुचि शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत होता है। फिर है अभिवृत्ति। अभिरुचि हो गई है विद्यार्थियों में, तो अब अभिवृत्ति में संकेत जो होगा वो उसका धनात्मक व्यवहार होगा, सकारात्मक
पहलू होगा संबंधित विषय वस्तु के, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें परिलक्षित करता है कि वो शिक्षण उद्देश्य के अभिवृत्ति को पूरा कर रहा है। और एक स्पेशल फैक्ट्स बताते चलूँ मैं आपको, निर्णय लेना अनुप्रयोग और सही निर्णय लेना अभिवृत्ति, मैंने इससे पहले भी आपको इंडिकेट किया था, त्रुटि का पता लगाना, त्रुटि को समझना और त्रुटि में सुधार करना, ये क्रमशः अवबोध और अनुप्रयोग में आता है। यहाँ स्पेशल फैक्ट्स ये बता रहा है आपको कि निर्णय लेना अनुप्रयोग है और सही निर्णय लेना आपकी विवृत्ति का सूचक है, ये द्योतक है। ये आपके शिक्षण उद्देश्य को बता रहे होते हैं। अब मैं आपको इसको एक नए तरीके से जोड़ के बता दूँ, आप इसको बेटर तरीके से समझेंगे। आप KKM ई लर्निंग की इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं, दिलचस्पी से सुन रहे हैं, ये आपका निर्णय हुआ, आपने निर्णय लिया है, ये अनुप्रयोग है। और अब आप जब आपने इस वीडियो को देख लिया है या हमारे टीचिंग मेथड के और वीडियोस को देख लेंगे, निश्चित तौर पे मैं ये सोचूंगा कि यहीं पर आप इसको फॉलो करेंगे। अगर आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक और शेयर से पहले सब्सक्राइब करते हैं, तो ये आपका सही निर्णय लेना होगा, सही निर्णय लेने का द्योतक होगा और ये आपकी अभिवृत्ति में आएगा। बेस्ट ऑफ लक KKM ई लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो टीचिंग मेथड में खेल विधि के साथ हम दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।